स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ज्योग्राफी की क्लास में मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र पढ़ रहे थे। अपन पहला लेसन उसमें अपन ने भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पढ़ लिया था। अब है अगला मानव भूगोल का विषय क्षेत्र में विकास, मानव भूगोल का विकास। अब ये अपन विषय क्षेत्र अपन ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब ये है मानव भूगोल का विकास, कि विकास किस प्रकार से हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि भूगोल बहुत ही पुराना विषय नहीं है, यह आधुनिक ही है। 18वीं शताब्दी में ही मानव भूगोल का मुख्यतः विकास हुआ। अपन ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। अब इसका विकास 3 चरणों में हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब जैसे अपन ने पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था आपको कि धीरे धीरे मनुष्य जो जैसे मनुष्य ने प्रकृति में विकास किया है, उस हिसाब से पहले क्या था कि मनुष्य प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रकृति में चेंज किए, थोड़े बदलाव किए और उसको अपने अनुरूप ढाला। तो इसमें अपन यही पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास बहुत ही कम या ना के बराबर समझो। उस समय में आप भूगोल का ही विकास बहुत कम था, क्योंकि सभी चीजों को, किसी को ये नहीं पता था हवा क्यों चलती है, बारिश क्यों होती है, सब चीजों को उन्होंने प्रकृति के ऊपर छोड़ रखा था। और प्रकृति के द्वारा जो घटित हो रहा है उसी को वो एक शक्ति का रूप मानते थे। मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो जिस प्रकार जैसे अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व में अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे भारत में हुई, चीन, मिस्र, यूनान वगैरह में अलग अलग प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई। ये नदियों के किनारे, अपन ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है 10th तक, तो ये मुख्यतः नदियों के किनारे विकसित हुई। और जो भी प्राकृतिक शक्तियों पर ही निर्भर था मानव, क्योंकि प्रकृति जिस हिसाब से उसको रखती थी उसी हिसाब से रहता था, उसने खुद की बुद्धि से इतना विकास नहीं किया था। वह प्राकृतिक शक्तियों को ही अधिक प्रभावी या अधिक शक्तिशाली मानता था। जैसे हर चीज में उसको यही लगता था कि वायु अपने को जैसे सांस लेने में काम आती है, अपने को जीवित रखने में सहायक है, तो वायु भी देवता, अग्नि भी देवता, इंद्र भी देवता, हर चीज को वो देवता के रूप में, प्राकृतिक जो शक्तियां थी वो इतनी प्रभावी थी कि मनुष्य उनको देवता के रूप में पूजता था। अब फिर धीरे धीरे उसी समय में अलग अलग जो दार्शनिक थे, भूगोलवेता थे, इन्होंने क्या किया कि एक जगह से दूसरे जगह जाकर क्यों और क्या का कारण खोजा। तो ये जैसे इसमें बता रखा है कि यूनानी दार्शनिक है पेरसेम अनेक्सिमेंडस, इन्होंने जलवायु और वनस्पति का अध्ययन किया अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, कि जलवायु कैसे बदलती है, वनस्पति में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, कभी पतझड़ हो जाती है, कभी वो बिल्कुल हरियाली हरा भरा हो जाता है। तो ये इसका कारण क्या है, इन्होंने इन चीजों का कारण खोजने की, प्रकृति में जो भी परिवर्तन हो रहे थे उसका इन्होंने कारण खोजने की कोशिश की कि ये आखिर हो क्यों। जैसे जलवायु है, जलवायु कभी बहुत तेज गर्मी होती है किन्हीं क्षेत्रों में, जैसे इन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया तो उसमें जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो कभी तो बारिश हो रही है, कभी गर्म जलवायु है, कभी ठंडी, तापमान बहुत अत्यधिक है, कभी कहीं कम है। तो इन्होंने इनका कारण खोजने की धीरे धीरे कोशिश की थी। इकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। जो इकेटियस भी एक भूगोलवेता था, इन्हें भूगोल का पिता भी, मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इकेटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है या भूगोल का जनक कह सकते हैं अपन। तो इन्हें धीरे धीरे जब मनुष्य को थोड़ा सा ज्ञान होने लगा, तो कुछ परसेंट, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो आधुनिक युग में ही हुआ है इसका, फिर ये बाहर निकलने लगा और प्राकृतिक शक्तियों का जो प्रभाव था उसको इन्होंने महसूस किया और इसका क्यों और कहां और कब का कारण खोजने लगा। उसके बाद है मध्यकाल। अब मध्यकाल में उपनिवेशीकरण और व्यापारिक क्षेत्र में वर्णन किया गया है। उपनिवेशीकरण का मतलब कि अब क्या हुआ कि मानव जैसे धीरे धीरे उन्होंने समुद्री का रास्ते खोजे, दूसरे क्षेत्रों में जैसे
कोई ठंडे प्रदेश में रहता है तो वो गर्म प्रदेशों में गया तो उसने ये महसूस किया कि यहाँ इतनी गर्मी क्यों है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, आपने पीछे पढ़ा था ना कटिबंध, तो उसमें कि भूमध्य रेखा पर इतनी गर्मी क्यों है, और जो जो अपन ऊपर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो यह तापमान में परिवर्तन या जलवायु में परिवर्तन क्यों आता है। अब जलवायु में परिवर्तन आएगा तो वनस्पतिक प्राकृतिक वातावरण पूरे में परिवर्तन आएगा। तो इन्होंने अब धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों से संपर्क, मध्यकाल में इनका दूसरे क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध बढ़ने लगा, जिससे इनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का इनको ज्ञान होने लगा। अब तीसरा है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में है इसमें क्योंकि में मुख्यतः विकास भूगोल का और विशेष रूप से मानव भूगोल का, इसकी जो शाखा है ना, इसमें भी मानव भूगोल का विकास आधुनिक काल में ही माना जाता है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के ये जो भूगोलवेता थे, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन चीजों का अध्ययन किया कि बारिश क्यों होती है, किन कारणों से होती है, और जैसे ये बार बार जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, यहाँ की वनस्पतियों में परिवर्तन क्यों होता है, और ये किस प्रकार से अपने पे प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने धीरे धीरे अब अनेक भूगोलवेता हुए जिन्होंने इनका वर्णन किया है। अब मुख्यतः 4 देशों के ये भूगोलवेता हैं जिन्हें हमको याद रखना है। इनके मुख्य मुख्य नाम हैं, वो आपको नोट कर लेना साथ के साथ, और आपको याद रखने हैं ये, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया, रेडजर कहाँ का निवासी था या कहाँ का विद्वान था, भूगोलवेता था, रिटर कहाँ का था, फ्रोबे कहाँ का था, हम्बोल्ट। तो ये आपको जर्मन के भूगोलवेता हैं, हम्बोल्ट, रिटर, रेडजर और फ्रोबे, ये मुख्यतः हैं और आपकी किताब में भी देते हैं, आप पढ़ लेना। फ्रांस के सबसे फेमस है, पहले भी अपन ने पढ़ा था, विडाल डी ला ब्लाश, ब्रूस और फेरके। अब आगे है अमेरिका की फेमस है, पिछली कक्षा में मैंने बताया भी था, एलन सैम्पर, जो अपन ने भाषा में पढ़ा था ना। ये किसकी शिष्या थी? रेडजर की। रेडजर कहाँ का था? जर्मनी का था, लेकिन इसकी शिष्या ये अमेरिका की थी, ये आपको याद रखना है। अब है हर्टिगटन और ग्रिफिथ टेलर, मुख्य है ये ब्रिटेन के हर्बर्टसन और मैकिंडर, ये मुख्य मुख्य भूगोलवेताओं के नाम हैं। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इन्होंने जो अपना ज्ञान प्राप्त किया था, उसके आधार पर इन्होंने मुख्यतः 3 विचारधाराएं अपने सामने आई हैं, वो अब विचारधाराएं अपन पढ़ेंगे। अब मानव भूगोल का विकास आपको समझ में आ गया होगा। 3 चरणों में विकास मानते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मुख्यतः विकास किसमें माना जाता है? आधुनिक काल में। प्राचीन काल में प्रकृति पर ही मानव निर्भर था। अब आगे का देख लेते हैं, ये चीजें आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, और इसमें फिर आपको जितनी भी क्लासेज हुएंगी उसके बाद पूरे वीक में और जो होमवर्क दिया जाए वो सैटरडे को आपको सबमिट करवा के उनसे चेक करवाना पड़ेगा। तो लगातार आप साथ ही साथ ये होमवर्क करते रहना, जो भी दिया जाए वो होमवर्क। अब मुख्यतः विचारधाराएं कौन कौन सी आई? विचारधाराएं 3 प्रकार की विचारधाराएं अपने सामने आई हैं। इनमें क्या बताया गया है कि मैंने बताया 3 काल में इनका विकास हुआ है। अब उसमें 3 प्रकार की विचारधाराएं अपने सामने आई हैं। पहली कौन सी है? नीतिवाद या निश्चयवाद भी कह सकते हो आप, नीतिवाद। दूसरी कौन सी है? संभववाद। और तीसरी कौन सी है? नवनीतिवाद। अब ये विचारधाराएं किस किसने दी? सबसे पहले तो आपको ये देखना, नीतिवाद विचारधारा को मानने वाले रेडजर और एलन सैम्पर। एलन सैम्पर रेडजर की शिष्य थी, इन्होंने सैंपल और रेडजर लिख लो, ठीक है। अब संभववाद को अपन ने पहले भी पढ़ा
विडाल डी लाप्लास ने ये विचारधारा दी थी। विडाल डी लाप्लास, ये नाम है, एक ही नाम है ये। और अभी अपन ने पढ़ा ना कि विडाल डी लाप्लास ने संभववाद की विचारधारा दी थी। अब मैं ये बता दूंगी कौन कौन सी एक बार इनके। और नवनीतिवाद को मानने वाला कौन सा था? ग्रिफिथ टेलर। ये फ्रांस के थे, ये रेडजर एथन सैंपल, रेडजर तो कहां के थे? जर्मनी के, और ये अमेरिका की थी। ग्रिफिथ टेलर भी अमेरिका की थी। ठीक है। अब नीतिवाद क्या होता है? नीतिवाद होता है इसमें प्रकृति को मेन माना गया है कि जो भी कुछ हो रहा है प्राकृतिक शक्तियां ही मनुष्य को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। मनुष्य प्रकृति में अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकता, मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढलना पड़ेगा। इनको नीतिवाद को मानने वालों ने ये माना है कि प्रकृति ही सर्वोपरि है, प्रकृति जिस प्रकार से आप उनको रखेगी उसी प्रकार से रहना पड़ेगा। लेकिन बाद में इसका विरोध हुआ और इन्होंने आगे चल के फिर ये ब्लास ने दिए संभववाद में ये कहा गया नहीं, प्रकृति मनुष्य को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकती, इसमें कुछ संभावनाएं हैं। संभववाद मतलब कुछ संभावनाएं कि मनुष्य अपनी बुद्धि से इसमें चेंज करके और उसको अपने अनुरूप बना सकता है। इन्होंने ये कहा कि पूर्णतः मनुष्य प्रकृति पर ही निर्भर नहीं रह सकता। इन्होंने तो क्या माना कि प्रकृति पर ही निर्भर है मनुष्य, प्रकृति जिस प्रकार से उसको रखेगी उसी प्रकार से वो उसको रहना पड़ेगा। जैसे जो चीज अब भी अपन देखते हैं ना, इन्होंने माना नहीं पूर्णतः इस पे डिपेंड नहीं है मनुष्य इसमें कुछ चेंज कर सकता है। जैसे अब आप देखते हो प्राकृतिक जो घटनाएं अपने पिछली क्लास में पढ़ी थी, भूकंप, ज्वालामुखी, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो घटित होती है। लेकिन अब मनुष्य ने अपनी बुद्धि से ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर दिए ना कि भूकंप किन क्षेत्रों में आ रहा है तो पहले ही उसकी अनाउंस कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में अलर्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा प्रकृति में मनुष्य चेंज कर सकता है अपनी बुद्धि के अनुसार, तो उस पूर्णतः वो प्रकृति पर ही निर्भर नहीं है, वो उसमें चेंज। इन्होंने कहा संभववाद की इसमें चेंज की संभावनाएं हैं। अब ये तो प्रकृति को मानते थे और इन्होंने माना मनुष्य को, मानव सर्वोपरि। किसको माना? मानव को। अब नवनीतिवाद को मानने वाले ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले इन्होंने कहा है यह इन दोनों की मिक्स जो है ना वो विचारधारा ये है कि अपनी आवश्यकता अनुसार अपन उसमें मतलब बीच का रास्ता मान लो आप लोग कि अपनी जरूरत के हिसाब से अपन उसमें चेंज भी कर सकते हैं और कुछ घटनाएं ऐसी है जो प्राकृतिक है उसमें मनुष्य चेंज नहीं कर सकता। इन्होंने एक फेमस नारा दिया था, रुको और जाओ, या इसकी विचारधारा का ये नवनीतिवाद या रुको और जाओ कोई नाम से भी जाना जाता है जाओ, कि इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार मनुष्य चेंज कर भी सकता है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं, प्राकृतिक ही घटनाएं हैं जिनमें मनुष्य का कोई भी प्रभाव नहीं रहता या उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। कि पूर्णतः अपन प्रकृति पर भी निर्भर नहीं है और पूर्णतः मानव पूरा ही मनुष्य भी अपने अनुसार प्रकृति को नहीं डाल सकता। इन्होंने ये कहा कि बीच का रास्ता सही है। ग्रिफिथ टेलर ने कहा रुको और जाओ, ये नाम दिया था इन्होंने। इन्हीं के रुको और जाओ के नाम से भी ये विचारधारा जानी जाती है। कई बार ऐसे आ जाए रुको और जाओ यह विचारधारा किसने दी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ग्रिफिथ टेलर ने दी। कई बार पूछ लिया जाता है कि संभववाद को मानने वाले कौन से ये भूगोलवेत्ता हैं, संभववाद की विचारधारा किसने दी, नीतिवाद की विचारधारा या आप इसको प्रकृतिवाद भी बोल सकते हो, इसकी विचारधारा किसने दी? तो एलन सैंपल ने नीतिवाद, संभववाद और नवनीतिवाद। अब ये तीनों विचारधाराएं आपकी समझ में आ गई होंगी क्योंकि ये मेन है इस लेसन में। अगर आप इनको नहीं समझोगे तो आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा। दोबारा से एक बार फिर समझ लो, नीतिवाद में जो प्रकृति के द्वारा जो हो रहा है उसमें
प्रकृति ही मनुष्य को अपने अनुसार डालती है, न कि मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार डालता है। इसमें ये कहा गया है कि प्रकृति ही सर्वोपरि है, प्रकृति मनुष्य को कंट्रोल करती है। फिर संभववाद मानने वालों ने कहा नहीं, प्रकृति में अपन चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी बुद्धि से, अपनी आवश्यकता अनुसार। पूर्णतः प्रकृति अपन को कंट्रोल नहीं करेगी। जैसे जैसे अपन ने अभी पढ़ा ना इसका विकास, तो विकास में यही तो पढ़ा है कि जो जो मनुष्य ने अपनी बुद्धि का विकास किया उसी हिसाब से वो इसमें परिवर्तन करता रहा है प्रकृति में भी। अब है क्यों और कब का कारण उन्होंने खोजा है। अब है नवनीतिवाद, इसमें ये दोनों के बीच का जो रास्ता इन्होंने अपनाया है, उनमें कहा है रुको और जाओ कि जो चीजें प्रकृति की अपने अनुसार ठीक है, ठीक का मतलब यहाँ ये है कि अपने उपयोगी हैं, कि प्राकृतिक वस्तुएं हैं ये अपने उपयोगी हैं, तो वो तो ठीक है। और अगर जिसमें जैसे प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनको जितना हो सके उतना अपन कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि नुकसान नहीं हो। तो इन्होंने ये बीच का रास्ता अपनाया। अब आपको इस लेसन में आपने पढ़ा है सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा, अर्थ और परिभाषा पढ़ा था अपन ने, फिर उसकी प्रकृति, फिर उसका विषय क्षेत्र, और फिर पढ़ा है मानव भूगोल का विकास। तीन क्षेत्रों में हुआ। तो आज अपन ने इस क्लास में पढ़ा है मानव भूगोल का विकास 3 चरणों में हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में ये 3 विचारधाराएं सामने आई हैं, नीतिवाद, संभववाद और नवनीतिवाद। अब आपको अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि इनके क्वेश्चन आंसर, लेकिन उसके पहले आपको ये पूरा लेसन रीड करना है ढंग से 2 बार, और जो समझ में नहीं आए वो आप मेरे से फोन पे पूछ सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, साथ के साथ काम करते रहना, वरना समझ में नहीं आएगा। तो आपका यही होमवर्क है कि इनको जो ये विचारधाराएं दी है, एक तो सबसे आज के इसमें कि किस किस क्षेत्र का, जैसे कौन सा भूगोल वेता कहाँ का है, कौन से देश का है, ये आपको 4 मैंने जो अभी बताए थे वो आपको याद करने हैं नाम सहित कि जर्मनी के ये भूगोल वेता है, अमेरिका के ये, फ्रांस के ये, और तो अमेरिका के लिए। तो इसलिए यह लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर के, इस प्रकार आपके परीक्षा में आते हैं। तो आप ये नहीं कि अभी से जैसे कुछ ही नहीं पढ़ा और लिख लिया, नहीं, तो आपको लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है।